नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। अब देखेंगे खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इन दिनों यूपी में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में बदलाव या विस्तार की चर्चाएं गरमाई हुई हैं। इन अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने रविवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। उसके बाद वो विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मिलने पहुंचे। हालांकि राधा मोहन सिंह ने इस भेंट को शिष्टाचार मुलाकात बताया है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कैबिनेट में बदलाव या विस्तार की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कुछ लोग अपने दिमाग में ख्यालों की खेती करें तो क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में जो पद खाली हैं वो भरे जाएंगे। इन सभी पदों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उचित समय पर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में हमारी अच्छी जीत हुई है, अब जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तैयारी है। आपको बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल को बंद लिफाफा सौंपा है, जिसने सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। दूसरी तरफ भाजपा आलाकमान विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर फोकस बनाए हुए है, क्योंकि विधायकों को दिक्कत परफॉर्मेंस के आधार पर ही मिलेगा। आज राज्यपाल जी से मेरी मुलाकात हुई। वो जब मुख्यमंत्री थे, मैं कृषि मंत्री था, तो पुराना परिचय है और जब से प्रभारी बन के आया हूँ उनसे भेंट नहीं कर पाया था। तो शिष्टाचार बस आज मुलाकात किया है। स्वाभाविक है, इतने पुराने परिचित और प्रभारी बनने के बाद उनसे मिलना ये मेरे लिए आवश्यक था। अभी आप हृदय नारायण जी से मिलने जा रहे हैं, कुछ इसको लेकर? ये भी मेरा पुराने परिचित है और इनसे भी नहीं मिल पाया था जी, तो इनसे भी मिलने जा रहे हैं। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। सर, आपसे किसी तरह की कोई चर्चा हुई है? जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, विशेषाधिकार है मंत्रिपरिषद का विस्तार। सर, चर्चा आप लोगों ने बैठकें की थी, उस बैठक में कुछ इस तरीके की चर्चा की? बताया मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर बातचीत। उत्तर प्रदेश बीजेपी में चल रही बैठकों के दौर के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक के बाद न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा, बल्कि सीएम योगी के कामों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि योगी के राज में आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, ईमानदारी के साथ शासन चल रहा है। ये किसी खानदान की पार्टी नहीं है कि उसका बेटे से लेकर नीचे तक लोग नेता बनते रहते हैं। यहाँ कार्यकर्ता ढूंढा जाता है और कार्यकर्ता का निर्माण किया जाता है जो भविष्य में नेतृत्व कर सके और समाज को, देश को दिशा दिया। कल तो केवल बैठक जो हमारी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, वैक्सीनेशन अधिक से अधिक, सेवा के कार्य जो चल रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सभी लोग गोद लें और गोद लेने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लें, सभी विधायक जनप्रतिनिधि लें और समाज के भी लोगों को प्रेरित करें, वो भी गोद लेकर उसको अपडेट करें। हमारे सभी स्वास्थ्य हेल्थ केंद्र भी अच्छे हों, जिसके कारण स्थितियाँ ठीक हो सकें। कोई मिला है इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री? सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है, सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह। इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई, भ्रष्टाचार की तरह। और एक खानदान चलाता है, सिर्फ एक खानदान पार्टी को चलाता है, पूरा सरकार को चलाता है। और आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी शासन में किसी की नहीं चलती है, केवल कानून का चलता है और सुशासन चलता है। राज्य के अंदर 20,000 नियुक्तियां कार्यकर्ताओं को दे। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर टिकी हुई हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इन चुनाव को टाल दिया गया था, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों में खाली पड़े तकरीबन 1,40,700 से ज्यादा पदों के लिए चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह माना जा रहा है कि 14 जून को चुनाव की गिनती के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में तेजी आएगी। ऐसे में सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। नामांकन की तारीख 6 जून थी, जबकि 12 जून को वोट डाले जाएंगे और 14 जून को वोटों की गिनती होगी। ऐसे में अब साफ हो गया है कि इस चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश में एक बार फिर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में तेजी आएगी और इस चुनाव की समाप्ति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह विधायक कैसर सिंह के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत भाजपा विधायक के परिजनों से मुलाकात की और परिवार को सांत्वना दी। आपको बता दें कि नवाबगंज विधायक कैसर सिंह गंगवार की कोरोना संक्रमण से मौत हुई थी। सूबे में सत्ताधारी दल में बैठकों का दौर जारी है। इन्हीं बैठकों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अंशु अवस्थी ने सरकार को घेरा है। अवस्थी ने कहा कि इन बैठकों के इवेंट से उत्तर प्रदेश के लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। जनता 2022 में परिवर्तन का मन बना चुकी है। प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह जी लगातार ये जो पूरा उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। राधा मोहन सिंह जी, कहां थी भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश के लोग कोरोना में ऑक्सीजन और बेड की कमी से सड़कों पर मरने को मजबूर थे? अब सिर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटा देने से भारतीय जनता पार्टी के पाप धुलने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा के पापों का हिसाब किताब करने का मन 2022 में बना लिया है। उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेस पार्टी की श्रीमती प्रियंका गांधी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि ये अभी छलावा चलने वाला नहीं है। राधा मोहन सिंह जी, जो आप डोर टू डोर करके उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा के पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कितने ही प्रयास कर ले, 2022 के विधानसभा चुनावों में इनका जाना तय है और जनता इन्हें विधानसभा चुनावों में माकूल जवाब देगी। उत्तर प्रदेश में एक पुरानी कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काय का। जिस तरीके से जहरीली शराब से अलीगढ़ में लगातार हो रही मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? योगी जी, आबकारी मंत्री आंखों पर पट्टी बंधी है, क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? नैतिक जिम्मेदारी है। सत्ता के मधुस में लोगों की जानें चली जाएं और आबकारी मंत्री खामोश बैठा रहे, आप सिर्फ सिपाहियों को सस्पेंड करते रहे, ऐसे नहीं चला गया योगी जी। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जन्म दिया है, जिम्मेदारी है आपकी और जवाबदेही भी आपकी है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आबकारी मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। शनिवार को कोतवाली मिलक क्षेत्र में 4 प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिलने से हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश था और उन्होंने कोतवाली मिलक थाने के सामने हाईवे पर अवशेष रखकर अपना विरोध जाहिर किया था और साथ ही साथ पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए थे। बहरहाल हिंदू संगठनों के विरोध के बाद में रामपुर पुलिस जागी और रामपुर पुलिस ने अलग अलग थानों से गोकशी के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी शगुन गौतम ने कहा कि पिछले साल से 31 मई तक 268 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। इसमें 239 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। साथ ही 159 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। रामपुर पुलिस आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखेगी। पिछले वर्ष से 31 मई तक हमने 268 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। इसमें से 239 के खिलाफ हमने गैंगस्टर की कार्रवाई करी है। उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई प्रचलित है। इस साल होने वाली हज यात्रा को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज यात्रा पर सऊदी अरब सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसले पर निर्भर होंगे। हज यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी है कि भारत सरकार सऊदी अरब सरकार की तरफ से लिए जाने वाले फैसले के साथ खड़ी होगी। पिछले साल हज यात्रा रद्द कर दी गई थी। इस साल अभी तक कुछ भी तय नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हज यात्रा को लेकर भारत सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है। सऊदी अरब की सरकार जो भी फैसला करेगी उस फैसले के साथ भारत जाएगा। प्रधानमंत्री जी का सऊदी अरब की सरकार के साथ सरकार के जो वहां के जो हुक्मरान हैं उनके साथ जो संबंध और रिश्ते हैं उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। इसलिए हम जो भी उनकी सरकार देश की, अपने देश की और हमारे देश की और पूरे दुनिया की सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके जो भी फैसला करेंगे, भारत सऊदी अरब के उस फैसले के साथ होगा। हमें इस बात का धन्यवाद करते हैं कि सऊदी अरब की सरकार ने इस कोरोना के संकट काल में भारत के कई
तरह से मदद की है, जिसमें ऑक्सीजन भी हैं, कई और चीजें भी हैं। और इस संकट के समय में भारत ने भी पूरे दुनिया के तमाम देशों, इसमें सऊदी अरब भी है, उनकी भी मदद की थी। अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने स्कॉर्पियो कार सहित भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 500 से ज्यादा फोन नंबर सर्विलांस पर लिए थे, जिसके बाद ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। ऋषि शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए 6 राज्यों की पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस ने ऋषि शर्मा पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। आपको बता दें कि अलीगढ़ में जहरीली शराब का कहर अभी भी नहीं थमा है। यहां अब तक शराब के कहर से मौत का आंकड़ा 102 पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में अभी भी 2 दर्जन से अधिक मजदूर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस कांड को हुए 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन अभी तक लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। अलीगढ़ में शराब से हुई घटना के संबंध में यह अवगत करा दें कि एक बड़ी सफलता अलीगढ़ पुलिस को मिली है, जिसमें 1 लाख के इनामी अपराधी ऋषि शर्मा को पुलिस द्वारा बुलंदशहर बॉर्डर के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी विदित हो कि इसमें 50,000 के इनामी विपिन यादव को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा ऋषि शर्मा के भाई मुनीष शर्मा जो 25,000 का इनामिया था उसको, एवं अनिल चौधरी का साला जो नीरज चौधरी था जो भी 25,000 का इनामी था, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। बाइक बोर्ड घोटाले से जुड़ी गाड़ियां बरामद करने के बाद अब लखनऊ पुलिस और मामले की जांच कर रही है। आर्थिक अपराध शाखा के बीच क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। लखनऊ पुलिस दावा कर रही है कि उसने अपने सूत्रों और सर्विलांस सिस्टम से जानकारी हासिल करके कार्रवाई की है। दूसरी ओर ईओडब्ल्यू का कहना है कि उसने 1 महीने पहले लखनऊ पुलिस को गाड़ियां और उसे छिपा कर रखने वालों के नाम के साथ पूरी जानकारी दे दी थी। आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस ने शुक्रवार रात छापेमारी करके निगोहा और कैंट क्षेत्र से बाइक बोर्ड घोटाले से जुड़ी 147 बाइक्स बरामद की थी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि लखनऊ पुलिस को इन गाड़ियों के बारे में अपने सूत्रों से जानकारी मिली थी। वहीं डीजी ईओडब्ल्यू आरपी सिंह ने बताया कि उनकी शाखा मामले की जांच कर रही है। उन्होंने ही लखनऊ पुलिस को गाड़ियों की लोकेशन, उनकी संख्या और पकड़े गए अमित अग्रवाल और कुलदीप के बारे में जानकारी करीब 1 महीने पहले दी थी। चौक थाना क्षेत्र के नखास मार्केट में आग लगने से कई दुकानों का माल जलकर राख हो गया। पुराने लखनऊ के नखास मार्केट में लगी आग से सड़क किनारे बनी दुकानों में आग लगी। मौलाना यासूब अब्बास इस दौरान नखास में जली दुकानों का जायजा लेने पहुंचे और व्यापारियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मौलाना यासूब अब्बास जायजा लेने पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया कि किस तरह से यहां पर आग लगी थी और किसकी जिम्मेदारी थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार गिरावट जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1165 मामले सामने आए। इस दौरान 101 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 2446 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। प्रदेश में अब 17,928 कोरोना एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक यूपी में 1,165 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 101 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई। कानपुर नगर में 16, शाहजहांपुर में 11, बरेली में 8, गोरखपुर में 6 और लखनऊ में 5 मरीजों ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक कुल मृतक मरीजों की संख्या 21,252 पहुंच गई है। कोरोना की दूसरी लहर में महीनों से कंटेनमेंट जोन में बंधे प्रयागराज के लोगों को बड़ी राहत मिली है। जिला प्रशासन ने लगातार केस कम होने के कारण अंतिम 8 कंटेनमेंट जोन भी खोल दिए हैं। अब शहर में कोई भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। इसके अलावा लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर को छोड़कर पूरे यूपी में कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें हटा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि जहां भी 600 से कम कोरोना के सक्रिय केस हैं, उन जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाया जा रहा है। इसके बाद यूपी के अब 71 जिले कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गए हैं। हालांकि प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या कम पड़ जाने का उल्लेख करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि आखिर पहली लहर के बाद विशेषज्ञों और संसदीय समिति की चेतावनियों को अनसुना करते हुए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या क्यों घटाई गई। कांग्रेस महासचिव ने सरकार से ही प्रश्न करने की अपने अभियान जिम्मेदार कौन के तहत किए गए फेसबुक पोस्ट में यह भी पूछा कि क्या देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान प्रधानमंत्री निवास और
नई संसद का निर्माण है। Why did the Modi government reduce oxygen beds by 36%, ICU beds by 46%, and ventilator beds by 28% between September 2020 and January 2021? Every expert had warned that there was going to be a second wave. When they came into power, they cut the health budget by 20%. They promised AIIMS all over the place. They promised district facilities to be upgraded, and they did nothing. Instead, the Central Vista project, declared an essential service, is on its way, with people working day in and day out to complete it by 2023. Is the health of Indian citizens less important than the Central Vista project? राजधानी लखनऊ में जब रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हाहाकार मचा था, तब केजीएमयू के कोविड मरीजों के हिस्से का इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि इसे केजीएमयू के ही संविदा कर्मी डायलिसिस और क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन बेच रहे थे। सरकार की सख्ती के बाद केजीएमयू प्रशासन ने छानबीन की तो मामला सामने आया। केजीएमयू प्रशासन ने 2 आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ वजीरगंज थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि अपने शिफ्ट के दौरान आरोपी वार्ड के बाकी कर्मचारियों को की नजरों से बचकर रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी करके उसकी कालाबाजारी करते थे। उत्तर प्रदेश में 1 जून से भले ही कई जनपद अनलॉक हो गई है, लेकिन ताजमहल सहित सभी स्मारकों पर अभी तक ताला लगा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्मारकों को 15 जून तक बंद रखने का निर्णय लिया है। स्मारक 16 अप्रैल से बंद चल रहे हैं और 1.5 माह से ताजनगरी में पर्यटन उद्योग पूरी तरह ठप है। इस फैसले से आगरा के पर्यटन कारोबारियों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद की थी कि 1 जून से ताजमहल को खोला जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और आदेश 15 अप्रैल तक के लिए था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है और आगामी आदेश के इंतजार में अब सभी हैं। देखिए सर, हम लोगों का तो होटल लास्ट ईयर से ही जब से लॉकडाउन से बंद है तो वो अब तक बंद ही चल रहा है। तो बीच में कुछ समय के लिए ताजमहल जरूर खुला, पर टूरिस्ट की गतिविधि ऐसी नहीं रही कि वो स्टे करके जा रहा हो। वो आ रहा था, अपना थोड़ा टाइम एंजॉय किया, सुबह आया, शाम को चले गया। तो आप ये तो मान ही सकते हैं कि नाइट स्टे 10% भी लोगों का नहीं रहा है। जितने लोग फुटफॉल ताजमहल के अंदर आया उसका 10% भी स्टे नहीं हुआ। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये लॉकडाउन हमारे लिए तो उन्हीं टाइम से चला जो शुरुआत में लगा था। तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि आने वाला समय तो जो है वो और अंधकार में दिख रहा है। जब से हमारे देश के अंदर लॉकडाउन लगा है तब से लेकर आज तक पर्यटन उद्योग संभल ही नहीं पाया है। पहले लॉकडाउन के अंदर ये 60 to 70% होटल्स और रेस्टोरेंट जो थे वो बंद पड़े हुए हैं और उसके बाद अप्रैल के अंदर दूसरा लॉकडाउन झेलना पर्यटन उद्यमियों के लिए एक इतनी भारी मुसीबत पड़ गया है कि उनके सामने उनकी सर्वाइवल की मुसीबत खड़ी हो गई है। और दूसरा ताजमहल जो 187 दिन पहले बंद रहा और अब करीब 2 महीने 15 जून तक 2 महीने हो जाएंगे बंद के लिए। एक तरफ कोरोना काल में आंकड़ों में सुधार के साथ कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, दूसरी तरफ लोग ही नियमों को ताक पर रखते नजर आ रहे हैं। बीती देर शाम थाना मल्हीपुर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर समरानिया पोटली गांव में मेही चौहान पुत्र झुर्रा चौहान के लड़की की शादी में बारातियों ने नियम कानून को ताक पर रखकर बार बालाओं ने जमकर खुले स्टेज पर बिना सोशल डिस्टेंस के जमकर धज्जियां उड़ाई। बार बालाओं ने अश्लील गानों के साथ जमकर डांस किया। न ही किसी भी बाराती के चेहरे पर मास्क लगा दिखा और न ही कोविड नियमों का पालन। मौके पर पहुंची पुलिस वर वधू दोनों पक्षों को लेकर थाने आई और जांच कर रही है। सूबे में बैठकों का दौर जारी है। साथ ही सियासी हलचल के बीच जिस बात की चर्चा है वो ये है कि आखिरकार भाजपा 2022 विधानसभा चुनावों में किस मुद्दे को केंद्र में रखते हुए उतरेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के बंगाली अस्मिता के मुद्दे के सामने घुटने टेक चुकी बीजेपी अब यूपी विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी इस बार उन्हीं मुद्दों का सहारा लेगी जो आम जनता से भावनात्मक तौर पर ताल्लुक रखते हैं। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राम मंदिर को केंद्र में रखकर ही पूरे प्रचार का खाका तैयार करेगी। पार्टी की मंशा है कि राम मंदिर को ही केंद्र में रखा जाए,
क्योंकि ये बीजेपी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। खास तौर पर राम मंदिर यूपी की जनता की भावनाओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके अलावा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ग्रास रूट लेवल पर उतारने के लिए अयोध्या के राम मंदिर के साथ काशी और मथुरा के नाम पर भी अभियान चला सकती है। इस तरह हो सकती है बीजेपी की प्लानिंग। यूपी विधानसभा के चुनावी अभियान को 2 चरणों में बांटा जाएगा। पहले चरण में जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार के अच्छे कामों पर फोकस होगा। चुनाव से ठीक पहले दूसरे चरण में राम मंदिर को केंद्र में रखकर आगे बढ़ा जाएगा। जनता का ध्यान धीरे धीरे उन मुद्दों की तरफ ले जाया जाएगा जो भावनात्मक तौर पर सीधे जुड़े होंगे। राम मंदिर को अपनी उपलब्धि बताकर हिंदुत्ववादी छवि को भुनाने की कोशिश होगी। कार्यकर्ताओं की कनेक्टिविटी पर फोकस रहेगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और राधा मोहन ने भी बैठक के दौरान इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि कार्यकर्ताओं की ग्रास रूट कनेक्टिविटी कम हो रही है और बीजेपी इस बार ग्राउंड कनेक्टिविटी पर ज्यादा फोकस करेगी। पार्टी के नेताओं का भी मानना है कि ग्राउंड कनेक्टिविटी कमजोर होने की वजह से विरोधी पार्टियों को हावी होने का मौका मिल रहा है। इससे जनता के बीच सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर में योगी सरकार को जिस तरह जनता की नाराजगी के साथ ही अपने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की नाराजगी झेलनी पड़ी है, उसके बाद बीजेपी पार्टी किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। कोरोना संक्रमण के दौरान कई मंत्रियों, विधायकों ने सीधे तौर पर सीएम योगी को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस वजह से पार्टी सरकार के अच्छे कामों के साथ ही इमोशनल मुद्दों को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।